हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी सारी थ्योरी को रिवाइज करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इनको बहुत ज़्यादा अलग अलग समझा जाता था पहले, बट जब एस्टेड और एम्पियर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे तो उनको पता चला कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि फराडे और जोसेफ हेनरी ने ये प्रूव किया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो उससे करंट भी इंड्यूस हो सकता है। तो आप समझ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों कितने रिलेटेड है आपस में। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में कि अगर मैं करंट जो है यानी जो मूविंग चार्जेस है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। बट अब हमें पता चल रहा है कि जो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रही हूँ तो करंट भी इंड्यूस हो सकता है उसकी मदद से। तो एक तरीके से हम एक करंट से और करंट भी पैदा कर सकते हैं। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से करंट बन रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि चेंज से बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं बनता है। इसी फिनोमेना को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जब चेंज से करंट बन रहा है, इसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला है। जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और मोटर्स, इन सबका यही फिनोमेना है, यही उसका बेसिस है। अब हम 3 एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे फराडे और हेनरी ने, जिन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अगर मैं फ्लक्स चेंज कर रही हूँ तो जो मेरे करंट है वो इंड्यूस होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बेसिकली बी डॉट ए होता है, यानी बी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, विच इज़ बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया वेक्टर होता है। पहला एक्सपेरिमेंट था मैग्नेट और एक कॉइल का। उन्होंने क्या किया, एक कॉइल रखा, यहाँ पर कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर रखा था और उन्होंने मैग्नेट को मूव किया। अब मैग्नेट मूव हो रहा था तो उस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रही थी। इससे क्या हुआ, करंट पैदा हुआ। जब मैग्नेट को स्टेशनरी रखा तो उसमें फ्लक्स तो थी, कोई मतलब उसके अंदर फ्लक्स तो थी पर वो चेंज नहीं हो रही थी, इसीलिए कोई करंट नहीं आया। बट जैसे ही मैंने वो मोशन करवाया, यानी उस मैग्नेट को मैंने मूव करवाया आगे पीछे, तब मेरे को करंट देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा तेज मैंने मूवमेंट कराया मैग्नेट का, उतना ज़्यादा करंट देखने को मिलता है। यानी करंट किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स पे नहीं डिपेंड करता, चेंज इन फ्लक्स पे। मैं कह रही हूँ कि अगर एक तरफ मेरी फ्लक्स है 10 और 11, यानी पहले मैं 10 कर रही हूँ, फिर 11 कर रही हूँ, फिर 10, फिर 11। एक तरफ मैं कर रही हूँ पहले 1, फिर 5, फिर 1 और 5, तो करंट ज़्यादा किस में आएगा? करंट ज़्यादा 1 और 5 में आएगा, क्योंकि चेंज जो है वहाँ पे ज़्यादा है। आई होप आई एम क्लियर। डायरेक्शन जो होगी करंट की वो रिवर्स हो जाएगी जब मैग्नेट को अवे लेके जाएंगे, यानी जो फ्लक्स की डायरेक्शन है उसी पे ही आपकी करंट की डायरेक्शन भी डिपेंड कर रही है। यानी फ्लक्स जिस तरीके से चेंज होगा उसी तरीके से करंट उतना ज़्यादा आएगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या, उन्होंने 2 कॉइल्स लिए। एक कॉइल को तो उन्होंने बैटरी में कनेक्ट कर दिया, यानी एक कॉइल में तो करंट फ्लो कर रहा था, दूसरे कॉइल में नहीं कर रहा था। दूसरे कॉइल को रखा और जिसमें मूव कर रहा था करंट, उस वाले कॉइल को आगे पीछे मूव करा। उससे क्या हुआ, जो हमारा कॉइल था उसने जब वो मूव कर रहा था, जिस कॉइल के अंदर ऑलरेडी करंट था, आप खुद सोच कर देखो, जिस कॉइल में ऑलरेडी करंट था, वो करंट तो हमें पता ही है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं कि मूविंग चार्जेस यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यानी जो एक तरीके से जिसमें करंट था उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी थी। जब उसको मैंने मूव करा तो फ्लक्स का चेंज हुआ दूसरे कॉइल के अंदर, जिस कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं था। उस फ्लक्स की चेंज की वजह से दूसरे कॉइल में भी करंट आ गया, यानी एक कॉइल जिसमें करंट था उसकी वजह से मैं दूसरे कॉइल में भी करंट को ले आई। रिलेटिव मोशन जब कराया एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर और एक टेस्ट कॉइल में, उसी से ही टेस्ट कॉइल में करंट आ गया। तीसरे में मैंने क्या किया, तीसरे में तो मैंने दोनों को ही मूव नहीं किया, यानी मैंने दोनों कॉइल्स ही एज इट इज रख दिए। एक कॉइल के अंदर मेरा करंट चल रहा था,
एक के अंदर नहीं चल रहा था। अब इसमें फ्लक्स तो जा रही थी बट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए कोई करंट नहीं आया। बट फिर मैंने क्या किया, मेरे पहले कॉइल जिसके अंदर करंट था उसके अंदर मैंने करंट को ऑन ऑफ किया, यानी ऑन ऑफ। उससे क्या हो रहा था, मेरा जो फ्लक्स थी बार बार चेंज हो रही थी, एक बार जीरो फिर ज़्यादा, फिर जीरो फिर ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रही थी। तो दूसरे कॉइल के अंदर भी करंट इंड्यूस हो गया क्योंकि फ्लक्स उसके थ्रू जो थी वो चेंज हो रही थी। कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होता है, यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा तो ईएमएफ के अंदर ईएमएफ जो होगी वो इंड्यूस हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, यानी कि अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस करनी है तो या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दूं या मैं एरिया को चेंज कर दूं, यानी जिस एरिया में से आ रही है उस एरिया को कम ज़्यादा कर दूं, या फिर मैं उनके बीच का एंगल चेंज कर दूं, जो बी और ए के बीच का एंगल है थीटा को चेंज कर दूं। इन सब की वजह से मेरा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो मेरी करंट इंड्यूस ज़रूर होएगा, ईएमएफ इंड्यूस ज़रूर होएगी। ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसका फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर, और इसका नेचर यानी फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट वेबर होता है। अब फराडे के लो की बात करते हैं तो फराडे ने यही लो बताया, पहला लो तो कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो उससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। दूसरे लो में उन्होंने ये बताया कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कितनी चेंज हो रही है मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स उस पर तो डिपेंड करेगा ही, और कितनी तेजी से चेंज हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि मेरी ईएमएफ उतनी ज़्यादा इंड्यूस होगी जितना ज़्यादा जल्दी फ्लक्स चेंज होगी। इसको हमने लिखना चाहें तो ईएमएफ को यहाँ पर लिखा है माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई यानी कितनी फ्लक्स चेंज हो रही है कितने टाइम के अंदर, जितनी ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगी थोड़े से टाइम के अंदर उतनी ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अगर एन टर्न्स हैं तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी आ जाएगा। माइनस यहाँ पर डायरेक्शन को सिंबलाइज कर रहा है, ई आपके पास माइनस एन डी फाई बाई डी टी आ जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एन टर्न्स दिए होंगे क्वेश्चन में तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, ईएमएफ को नहीं गिवन है तो सिंपली माइनस डी फाई बाई डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है ना, इसको भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी ध्यान से सुनना। वेज टू चेंज द फ्लक्स, अब अगर मुझे फ्लक्स को चेंज करना है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं बी को चेंज कर दूंगी, मैग्नेटिक फील्ड को या एरिया को, या ओरिएंटेशन बदल दूंगी, थीटा बदल दूंगी, या रिलेटिव मोशन कराऊंगी। रिलेटिव मोशन से यही सब कुछ चेंज हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अब लेंज लो एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लो क्या कहता है, ये जो करंट पैदा हो रहा है, ये जो ईएमएफ पैदा हो रही है, ये जो करंट पैदा हो रहा है, ये करंट और ईएमएफ जो पैदा हो रहे हैं ये उसी को अपोज कर रहे हैं जिससे ये पैदा हुए हैं। क्या कहना चाह रही हूँ कि करंट जो पैदा हो रहा है वो किस वजह से पैदा हुआ, फ्लक्स चेंज हो रही है इस वजह से पैदा हुआ ना। अब जब ये करंट पैदा होएगा ना, ये क्या करेगा, उसी फ्लक्स को जाके अपोज करेगा, यानी उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी ये नहीं चाहता कि फ्लक्स चेंज हो। आप समझ रहे हो, इसी से हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी प्रूव यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है बेसिकली ये रूल। लेंजेस लो क्या कह रहा है कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स ने उसको पैदा किया ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में, उसी को ही अपोज करेगा जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें ये बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, है ना। इसका सिग्निफिकेंस एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही था, और ऊपर से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे कर रहा है, और परपेचुअल मोशन मशीन को भी प्रिवेंट कर रहा है। मैं आपको अभी बताती हूँ इसका मतलब भी। फिजिकल मीनिंग अगर हम देखें तो अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट और चेंज इन करंट, यानी कि जो फ्लक्स ने जिसको इसने जिस फ्लक्स रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ने इसे पैदा किया उसी को ये अपोज कर रहा है। यहाँ पे आपका मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यानी आपने जो मैकेनिकली चेंज कर रहे थे आप फ्लक्स को, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुई एंड देन उससे हीट भी निकली। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, क्वेश्चंस में बड़ा काम भी आएगा।
अगर आपकी फ्लक्स बाहर की डायरेक्शन, ये बाहर की डायरेक्शन का होता है ना, अगर आपकी फ्लक्स बाहर की डायरेक्शन में बढ़ रही होगी तो जो हमारा करंट आएगा ना वो इस तरीके से आएगा। अब देखो जब करंट पैदा होता है तो करंट की वजह से एक और फ्लक्स भी पैदा होती है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इसको अपोज करेगी, यानी करंट ऐसे पैदा होगा कि वो अंदर की डायरेक्शन के अंदर फील्ड लगाएगा, ताकि जो बाहर की डायरेक्शन में बढ़ रही थी ना तो वो उसको कम करने के लिए अंदर की डायरेक्शन में लगाएगा। अंदर की डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज, अंदर मतलब क्लॉकवाइज, यानी करंट जो है ना वो क्लॉकवाइज पैदा होगा और क्लॉकवाइज करंट के लिए अंदर की डायरेक्शन आएगी, जिसकी वजह से वो फ्लक्स को अपोज करेगा। ऐसे ही अगर मेरी फ्लक्स बाहर की डायरेक्शन के अंदर कम हो रही होगी, अब कम हो रही है उसकी वजह से वो पैदा हुआ ना, तो अब वो उसको कम नहीं होने देगा, तो अब ये भी ऐसा करंट पैदा करेगा कि बाहर की तरफ ही आए उसकी फील्ड। बाहर की तरफ जब फील्ड आती है तो एंटी क्लॉकवाइज आता है। सिंपली राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शंस निकाल सकते हो। फिर अगर मेरी फ्लक्स अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रही होगी तो जो मेरा करंट पैदा होगा वो ऐसा चाहेगा कि बाहर की डायरेक्शन के अंदर फील्ड लगे, क्योंकि अंदर वाली बढ़ने की कम हो जाए वो, यानी कि अगेन एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा। अगर मेरी फ्लक्स अंदर की डायरेक्शन में कम हो रही होगी तो फिर वो चाहेगा कि अंदर की डायरेक्शन में ही लगे। आई होप आप लोग समझ रहे होगे, यानी क्लॉकवाइज करंट जो है वो आएगा। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर। यानी कि जो कंडक्टर जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ आती है। जब कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ये ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर देखेंगे। BLV, ये ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV, एंड जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला होता है BIL, और I का फॉर्मूला BLV/R हो जाएगा, क्योंकि ये BLV है और I आपका बेसिकली E/R होता है, तो I का फॉर्मूला BLV/R आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला आपका B²L²V²/R आएगा। फोर्स को मैं अगर यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दूँ तो B²L²V/R आ जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और फॉर्मूलाज यहाँ पर ऐड करना चाहूँ, हाँ यहाँ पर कुछ और फॉर्मूलाज ऐड करते हैं। ईएमएफ तो आपको समझ में आ गई, -dφ/dt आती है। अगर मैं बात करती हूँ करंट की, तो करंट यहाँ पे मेरा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी यही जो dφ/dt ईएमएफ है इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। अगर मैं चार्ज के चेंज की बात करूँ, कितना चार्ज है डेल्टा क्यू, तो वो हो जाता है डेल्टा फाई, यानी फ्लक्स कितनी चेंज हो रही है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी जो चार्ज कितना आएगा, करंट नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ चार्ज कितना आएगा, जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा बेसिकली, वो चार्ज टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है, कितनी तेजी पे हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी अगर मेरी फ्लक्स 10 से 20 हो रही है ना तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, अगर वो बड़ी जल्दी हो रही है तो फिर करंट ज़्यादा आएगा बट चार्ज उतना ही आएगा। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर भी देखने को हमें मिली। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी है फोर्स की, ये सारे फॉर्मूलाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। E BLV के बराबर है और आपकी जो I हो जाएगा BLV/R के बराबर हो जाएगा। फोर्स आपकी बिल के बराबर है BIL, I की वैल्यू पुट कर दो तो B²L²V/R, पावर की वैल्यू B²L²V²/R के बराबर होती है। यहाँ पे L लेंथ है कंडक्टर की, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, R रेजिस्टेंस है। ये बता रही है कि लोरेंट्ज फोर्स जो है वो चार्जेस को पुश कर रही है आगे जाने के लिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है उसी की वजह से ईएमएफ आपकी पैदा हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यही हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रही है, उसी की वजह से ईएमएफ बन रही है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। हर एक स्टेशनरी कंडक्टर जो है वो एक्सपीरियंस करता है ईएमएफ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। इससे डीप रिलेशन पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कितना डीप रिलेशन है। अब बात करते हैं इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी कॉइल की, क्योंकि वो अपोज करेगा चेंज इन करंट, यानी करंट को चेंज होने से अपोज करेगा। ऐसा क्यों? अब देखो, अगर करंट चेंज होएगा ना, अब देखो अगर करंट एग्जिस्ट कर रहा था तो फ्लक्स भी एग्जिस्ट कर रही थी, ये बात हमें समझ में आती है। अगर करंट भी चेंज करेगा तो हमारी फ्लक्स चेंज करेगी, फ्लक्स चेंज करेगी तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमें पता ही उस फ्लक्स को अपोज करती है। तो ये एक कॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना करंट को चेंज होने ही नहीं देती, वो चाहती ही नहीं उसका करंट चेंज हो, क्योंकि उसे पता है अगर करंट चेंज होगा तो उसी को ही इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाकर उसको वापस से नॉर्मल करना पड़ेगा। यही इंडक्टेंस है, यानी किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी कि वो अपना करंट को चेंज नहीं करने देना चाहती है। फ्लक्स की लिंकेज की बात करें कि जो एन फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, यानी कि जितना ज़्यादा फ्लक्स के अंदर चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ये बात क्लियर है। अब पहले बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, फिर बात करेंगे हम सेल्फ इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है कि अगर एक कॉइल के अंदर करंट का चेंज होगा तो दूसरे कॉइल जो उसके साथ में पड़ा है उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ऐसा क्यों? एक कॉइल में जब करंट चेंज होगा तो उसकी फ्लक्स चेंज होगी, यानी बाहर जो दूसरा कॉइल है उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगी, यानी उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगी। अब वो ईएमएफ कितनी पैदा होएगी? वो बराबर होता है माइनस एम। एम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट है, इनटू डी आई बाय डी टी। अब यहाँ पे आई कौन सा आएगा? 2 का आएगा, यानी अगर मैं निकालना चाहती हूँ मेरे फर्स्ट कॉइल में कितनी ईएमएफ बन रही है, तो वो किसकी वजह से बन रही है? क्योंकि सेकंड में मेरा करंट चेंज हुआ ना, तो सेकंड वाली कॉइल में कितना करंट चेंज हुआ कितने टाइम में, उसी से ही ईएमएफ आ रही है ना, तो माइनस एम डी आई बाई डी टी आएगा। आई पर 2 वाला आएगा अगर ईएमएफ 1 वाली है, ईएमएफ 2 वाली होती तो आई आपका 1 वाला आता। एम यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है बेसिकली, और माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो करंट जो पैदा होगा वो अपोज करेगा। अच्छा, अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बेसिकली कौन सी म्यूचुअल इंडक्टेंस है? जो कि 1 पे लग रही है 2 की वजह से, है ना। जो 1 पे 2 की वजह से लग रही है, ये जो 2 पे 1 की वजह से लग रही है, वो दोनों का इक्वल होता है, इसलिए हम एम को ही यूज़ कर लेते हैं। ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है किस तरीके से पढ़े, उन पे सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। हर मीडियम का अपना अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट होगा। अगर बात करूं, 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स अगर पड़े हैं उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी? वो बराबर होगी म्यू नॉट N1 N2 AL। म्यू नॉट तो हमें पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। N1 N2, N1 बेसिकली नंबर ऑफ कोयल्स पर यूनिट लेंथ है एक कॉइल के, देन दूसरी कॉइल के N2 के। ए आपका एरिया हो जाता है πr², एंड लेंथ आपकी लेंथ है बेसिकली उसकी सोलेनॉइड की। फिर बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली क्या बताता है कि जब एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगी, उसकी वजह से उसके अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब एक कॉइल में करंट चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, यही ये बता रहा है। तो ईएमएफ किसके बराबर होगी? कितना करंट चेंज हुआ, डी आई बाई डी टी। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा -L, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की तरह एक्ट कर रहा है, यानी एक ग्रोथ और डिके को अपोज कर रहा है, यानी करंट को जो चेंज है करंट का उसको अपोज कर रहा है बेसिकली। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है तो वही म्यू नॉट N² AL आ जाएगा। वहाँ पे N1 N2 आया, यहाँ पे N² आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही है ना, तो म्यू नॉट N1 N² AL आ जाएगा। ए आपका πr² है, एन आपका अगेन N/L है, कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। अगर मैंने इसके अंदर कुछ और कोर डाली है तो आपको पता ही है, जैसे फोर्स के अंदर म्यू आर से डिवाइड हो जाता था, वैसे यहाँ पे लेंथ कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, जो आपकी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है उसके अंदर एक म्यू आर टर्म भी ऐड हो जाएगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी,
ऐड हो जाएगी अगर मैंने कोई कोर ऐड करी है, या आप कह लो म्यू आर म्यू नॉट की जगह म्यू एम आ जाएगा। बेसिकली म्यू एम किसके बराबर है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट के बराबर ही होता है। लास्ट के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं इस टॉपिक के। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होती है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का आपस में रिलेशन। म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होती है के इंटू √L1 L2। जब मान लो मैं दो कोयल्स का निकाल रही हूँ तो उनकी एक ही म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, L1 N2 तो उनका डिफरेंट होगा, √L1 N2। और के आपका कपलिंग फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो एनालोगस है बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के, जिससे काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। अब बात करते हैं लास्ट में एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर क्या है, ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना में, किस तरीके से फ्लक्स का चेंज करंट को इंड्यूस कर रहा है या ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है। यानी मैकेनिकल एनर्जी, यानी फ्लक्स को चेंज हम मैकेनिकली कर रहे हैं ना, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए, देन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल है। स्लिप रिंग्स चाहिए, ब्रशेस चाहिए और एक्सटर्नल सर्किट चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से रखा है, ये ओमेगा से टर्न करेगा। जब ये टर्न करेगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स चेंज होगी क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी। यही आपका एसी जनरेटर का फिनोमेना होता है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना कंटिन्यूसली, तो उसमें कंटिन्यूसली फ्लक्स जो है वो चेंज होती जा रही है, और उसकी वजह से करंट जो है वो बनता जा रहा है। वर्किंग क्या है, यहाँ पे कोयल जो है वो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, फ्लक्स आपकी कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। ई आपका आ जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर, जिसको हम कह देते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट यहाँ पे आपका NBA ओमेगा आ जाता है। ई नॉट आपका मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है जितनी आ सकती है, और ये कब होगा, जब आपकी ओमेगा टी की वैल्यू π/2 आ जाएगी। मैक्सिमम अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो वो बराबर हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मुझे चाहिए तो वो मिलेगी मुझे NBA ओमेगा, जब मेरा ओमेगा टी की वैल्यू π/2 आ जाएगी, यानी 90 डिग्री आ जाएगी। उस टाइम पर मेरी साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो NB ओमेगा हमारे पास आ जाएगी E, ठीक है। वेयर E नॉट की वैल्यू इज NBA ओमेगा प्रोड्यूसेस द अब ये जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी ये अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। अगले चैप्टर में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके का करंट है जो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता रह रहा है। फ्रीक्वेंसी इंडिया में इसकी 50 हर्ट्ज होती है। ई नॉट की वैल्यू हमारे घरों में 311 वोल्ट होती है, और आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ जाती है। ओमेगा बेसिकली किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है। तो अगर f गिवन है तो हमें बेसिकली ओमेगा जो है वो गिवन है। आगे बात करते हैं एडी करंट्स के बारे में। एडी करंट्स बेसिकली होते क्या है, सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं जो कि बल्क कंडक्टर्स के अंदर इंड्यूस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगी बल्क कंडक्टर्स के अंदर, तो छोटे छोटे करंट्स जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। उसकी वजह से लॉसेज होते हैं, फैराडेज लॉ, लेंज़ेस लॉ की वजह से ये पैदा हो रहे हैं करंट, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है इन करंट की वजह से, जिसमें I²R का लॉस होता है, और चेंज इन फ्लक्स जो थी उसको ये अपोज भी करता है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एनर्जी का लॉस हो रहा है ट्रांसफॉर्मर कोर्स के अंदर। रिडक्शन इसकी हम कैसे करते हैं, लेमिनेशन करके कर सकते हैं, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन स्टील जैसे। इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स के अंदर, इंडक्शन फर्नेसेस के अंदर, स्पीडोमीटर्स में, डैम्पिंग इन द गिल्वेनोमीटर के अंदर। एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर देखें, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो होते हैं वो फंडामेंटली इंटरकनेक्टेड होते हैं।
इंड्यूस्ड करंट जो पैदा होते हैं जो वो उसी फ्लक्स के चेंज को अपोज करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्सप्लेन होता है इससे। ईएमएफ एग्जिस्ट करता है अगर ओपन सर्किट से फिर भी, बट करंट नहीं होगा, बट ईएमएफ ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। मोशनल ईएमएफ और टाइम वेरिंग फील्ड यानी कि चेंजिंग द फ्लक्स, ये टाइम वेरिंग फील्ड ईएमएफ आर कॉम्प्लीमेंट्री। मोशनल ईएमएफ और जो टाइम वेरिंग फील्ड की वजह से ईएमएफ है, ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की जो सिमेट्री है उसको ये चैप्टर हाईलाइट करता है और सजेस्ट करता है रेलिवेंस ऑफ रिलेटिविटी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में रिलेटिविटी कितनी ज़्यादा है उसके रेलिवेंस को सजेस्ट करता है। एक बार सारे फॉर्मूलाज को इस चैप्टर के रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो करंट इंड्यूस होगा। जितनी ज़्यादा जल्दी होगी मैग्नेटिक फील्ड चेंज उतनी ज़्यादा करंट पैदा होगा। अगर हम डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स कर दें, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स हो जाती है अगर मैग्नेट को हम ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर पुल कर रहे हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रही है। ये 3 एक्सपेरिमेंट्स से हमने देखा किस तरीके से करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आई और उसकी वजह से और करंट जो है ईएमएफ इंड्यूस हुई। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, बी डॉट ए होती है, बी ए कॉस थीटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कितनी ज़्यादा जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, यानी ई की वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी होती है। अगर एन टर्न्स गिवन है तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी होती है। आई की वैल्यू ई बाय आर होती है। डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा फाई बाय आर होती है, यानी फ्लक्स कितनी चेंज हो रही है बाय रेजिस्टेंस। अगर मुझे फ्लक्स को बदलना है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बदल सकती हूँ, एरिया बदल सकती हूँ, ओरिएंटेशन बदल सकती हूँ, उनके बीच में रिलेटिव मोशन करवा सकती हूँ। जो करंट इंड्यूस होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करता है, यानी जो करंट बनता है उस करंट भी तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जिस वजह से वो करंट बना उसको अपोज करती है। इसी से नेगेटिव साइन एक्सप्लेन होता है फैराडेज लॉ में, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी क्यों था। अगर मेरी फ्लक्स बाहर की डायरेक्शन में बढ़ रही है तो फिर अंदर की डायरेक्शन में जो करंट है वो इस तरीके से बनेगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में बने, यानी कि क्लॉकवाइज करंट आएगा। अगर मेरी फ्लक्स बाहर की डायरेक्शन में कम हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रही है तो भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर अंदर की डायरेक्शन में कम हो रही है तो फिर वो क्लॉकवाइज करंट आएगा, यानी ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि उस अंदर को प्रमोट करे ताकि ये वाला कंपनसेट हो जाए। मोशन को अपोज करता है मैग्नेट के चेंज इन करंट। अगर हम बात करें मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तो ई आपका बी एल वी के बराबर होता है, आई आपका बी एल वी बाय आर हो जाता है, फोर्स बिल के बराबर है बी आई एल। अगर आई की वैल्यू पुट करें तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर आती है, पावर की वैल्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर होती है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। इंडक्टेंस क्या होती है, बेसिकली कॉइल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपना खुद का करंट का चेंज को अपोज करता है, क्योंकि वो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, उसकी वजह से एक और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी जो कि अगैन अपोज करेगी लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो ईएमएफ बराबर हो जाती है माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, यानी ईएमएफ एक कॉइल के अंदर कितनी है दूसरे के अंदर कितना करंट है उस पर डिपेंड करती है। लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के लिए एम आ जाता है म्यू नॉट एन वन एन टू ए एल, ए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है। एन वन एन टू की बात करें, एन वन की वैल्यू एन नंबर ऑफ कोयल्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें अगर, कितना चेंज इन करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेम कॉइल, यानी कि अगर करंट के अंदर चेंज होगा तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी उसी सेम कॉइल में, तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी माइनस एल डी आई बाई डी टी आ जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस एक लॉन्ग सोलेनॉइड की म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आ जाता है, वहाँ पे म्यू नॉट एन वन एन टू ए एल था, यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल है। अगर बीच में कोई कोर डाली है तो म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसकी जगह पे म्यू एम लिख दो।
यहाँ पे भी n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, a पाई आर स्क्वायर है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर, u इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी हो जाती है b²/2 म्यू नॉट के बराबर। m की वैल्यू यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कपलिंग फैक्टर इंटू √L1 L2 आ जाती है। कपलिंग फैक्टर 0 से 1 के बीच में लाई करता है। AC जनरेटर की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे ही बेस्ड होता है। ये जब रोटेट करता है तो फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक EMF इंड्यूस होती है, करंट पैदा होता है। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है, जहाँ पे इसको E0 साइन ओमेगा टी भी लिखते हैं। E0 की वैल्यू NBA ओमेगा है। अगर मुझे मैक्सिमम EMF देखनी है तो वो NBA ओमेगा आएगी। जब ओमेगा टी की वैल्यू π/2 या 90 डिग्री होगी तो साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा। ओमेगा जो होता है वो 2πf के बराबर होता है। हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज है, या फिर मैं बोलूँ E0 मेरी 311 वोल्ट है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है AC जनरेटर पैदा करता है। एडी करंट्स की बात करें तो ये सर्कुलेटिंग करंट्स हैं जो कि बल्क कंडक्टर्स में पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। इससे लॉस होता है हीट का, I² R लॉस होता है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।